अभी हम लोग उपस्थित हैं विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में। ये यूनिवर्सिटी आप कह सकते हैं कोयलांचल की शान है। धनबाद में यूनिवर्सिटी की मांग बहुत दिनों से थी। बाद में धनबाद में विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ। विनोद बिहारी महतो, विनोद बाबू हमेशा यही बात कहते थे, पढ़ो और लड़ो। ये जो पढ़ो और लड़ो का जो नारा है, इसको समझना पड़ेगा। जब तक आप पढ़िएगा नहीं तब तक आप लड़ नहीं पाइएगा, क्योंकि लड़ाई बहुत तरह से लड़ी जाती है। अपने हक की लड़ाई, अपने राइट्स की लड़ाई, वो आप तभी लड़ सकते हैं जब आपकी पढ़ाई पूरी हो। तो हम लोग अभी उपस्थित हैं विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में, जहाँ का जो मतलब बिल्डिंग्स हैं, आप थोड़ा कैमरे की नजर से बिल्डिंग्स को दिखाइए। ये बिल्डिंग्स वर्ल्ड क्लास है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि इसमें सरकार ने इस बिल्डिंगों को बनाने में अच्छी खासी रकम इसमें लगाया गया है। अब मामला और मुद्दा ये होता है कि क्या बिल्डिंग बनाने से एजुकेशन हो जाता है? जैसे हम लोग देखते हैं कहीं कभार कि बहुत बड़े बड़े होटल हैं, लेकिन खाना खाते हैं तो बासी मिल जाता है। बड़े बड़े अस्पताल हैं, लेकिन अंदर डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं। तो आइए हम लोग आज कोशिश करेंगे जानने का कि विनोद बिहारी महतो में जो सब कोर्सेस प्रिस्क्राइब्ड हैं, जो सब कागजों में जो सब कोर्स यहाँ पढ़ाया जाता है, क्या यहाँ वो सब की पढ़ाई हो रही है? यहाँ का सैनिटेशन, हाइजीन, यहाँ का ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, ये सब कैसा है? हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ के डीन, स्टूडेंट्स वेलफेयर से भी मिलने का और यहाँ के वीसी से भी मिलने का, ताकि हम लोग समझ सके कि आज विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी किस हाल में है। आइए यहाँ के लोकल स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे क्या कोर्स कर रहे हैं? मेरा यहाँ पे बॉटनी कोर्स चल रहा है। बॉटनी वो हो चुका है, अभी 4th सेमेस्टर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे प्रोफेसर्स कैसे हैं, मतलब टीचर्स कैसे हैं? सारी सुविधाएं मिल जाती है? मतलब प्रोफेसर्स तो वैसे अच्छे हैं, अगर आपके पास डाउट है तो वो क्लियर करेंगे। ऐसे प्रोफेसर्स रेगुलरली आते हैं और क्लास के लिए भी वो हम लोग को मोटिवेट करते हैं कि रेगुलर आने का कोशिश करो। द प्रोफेसर्स जो यहाँ मिले हैं, वो लोग अपने ड्यूटी बहुत अच्छे से कर रहे हैं और स्टूडेंट को मोटिवेट भी कर रहे हैं, प्रोत्साहन भी दे रहे हैं, ताकि आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सके। अगर आपको इस विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी को 10 में नंबर देना पड़े, दैट मीन्स द हाईएस्ट मार्क्स इज 10, हाउ मच मार्क्स यू वांट टू गिव टू विनोद बिहारी महतो कोयलांचल? माने अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, द एजुकेशन सिस्टम, द टीचिंग, the overall facilities, water supply, sanitations, the toilet facilities, everything, keeping in mind. Okay. First of all, for teaching, I will give 5 out of 5 if it is there. But for the other facilities like library, it has not been yet provided to us. Like you can see, it is closed. Other than that, sanitation, it is but good. The biggest worry for me is that suppose it is a very big university, Vinod Bihari Mahato Koyalaanchal University, if it doesn't have a facility of library, then how can we call it a university? Yeah, that is right, you are telling. But it's not possible for you to go through every book. You don't have access to every book, but library gives you a environment to study, as well as it gives you access to many books to enhance your knowledge. Yes, actually you are telling right. At the starting when I did the admission, I was very excited for the library, but later I came to know that library has not yet been started. We have waited for 2 years, but still we see. What's about the lab facility over here? Lab facilities, some department have it, some don't have it. So like we can rate it as 3 out of 5. That means it is satisfactory. 3 out of 5 is a good rate. Yes, but some department they don't have. Like my department, botany, sometimes we do the lab work, but for zoology there are like more facilities provided there, as I can say. Oh, that means it depends upon which courses you are pursuing. Yes, the facility depends. Yes, that only I am telling, that each department have different labs, so it depends upon whether the instrument are there or not for that department. Okay, thank you. Okay, thank you. आप क्या कोर्स परस्यू कर रहे हैं? हम तो बॉटनी, मेरा तो कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया जी। आपने यहाँ से बॉटनी कंप्लीट किया है, आपको यहाँ का ओवरऑल फैसिलिटीज कैसा लगा? फैसिलिटीज ओवरऑल थोड़ा कम है, जहाँ पे कि टीचर्स की भी कमी है, स्कॉलर भी नहीं थे हम लोग के समय में। तो जो भी की हम लोग की एक मैम कल्पना मैम थी, उन्हीं के भरोसे हम लोग का मतलब सब कुछ कंप्लीट हुआ। यहाँ पे लाइब्रेरी फैसिलिटी कैसी है? लाइब्रेरी तो समझिए एक बार भी नहीं गए हैं। आप लोग अपना बॉटनी यहाँ से कंप्लीट कर लिए, लेकिन आज तक लाइब्रेरी नहीं गए हैं, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटी थी ही नहीं। ये जो इतनी ऊंची ऊंची इमारतें लग रहा है, बाहर से अगर हम आए तो हमको लग रहा है ये वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी होना चाहिए। मतलब
हर विभाग अलग बना हुआ है, सब कुछ अलग अलग, जैसे पेन एंड पेपर में ये बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी लग रहा है। वाकई में इसका रियलिटी क्या है? यहाँ पे फैकल्टी की पहली बात बहुत कमी है, स्टाफ भी नहीं है, उतना साफ सुथरा भी नहीं रहता है, यानी सैनिटेशन हाइजीन भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत प्रॉब्लम है ये सब का भी, और टीचर्स की भी बहुत कमी है। टीचर्स की भी बहुत कमी है। जी थैंक यू। जी। जैसे सर, जब मैं यहाँ आया तो यहाँ के विद्यार्थियों से मेरी बातचीत हुई। बातचीत के दौरान मुझे ये लगा, मैंने उनको कहा भी कि आप बीबीएम के उनको रेट करिए आउट ऑफ 10 द फैसिलिटीज विच यू आर गेटिंग इन हियर, दैट मींस द एजुकेशन फैसिलिटी, द ओवरऑल हाइजीनिक फैसिलिटी, सैनिटेशन, व्हाटएवर इज देयर। तो बच्चों ने मुझे कहा कि यहाँ पे पढ़ाई की व्यवस्था है। जैसे एक बॉटनी पास आउट से बात हुई, उन्होंने कहा कि यहाँ टीचर्स का शॉर्टेज बहुत सामना करना पड़ा। आई एम अ पास आउट ऑफ बॉटनी, उन्होंने कहा, और कहा कि यहाँ पे लाइब्रेरी की कोई फैसिलिटी है ही नहीं, हमें कोई बुक का एक्सेस तक नहीं मिला है, और यहाँ का ओवरऑल टॉयलेट और सैनिटेशन सिस्टम्स भी बहुत ही खराब परिस्थिति में है। तो आप ही का सर इसमें क्या कहना है? देखिए, जब तक पुस्तकालय की बात है, इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। बात ऐसे कि बिल्डिंग तो बन चुकी थी पुस्तकालय की, लेकिन किताबों को रखने की के लिए आपको अलमीरा चाहिए, बुक शेल्फ चाहिए, जिसका काम शुरू नहीं हो पाया था। ये 77 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इसमें कुछ मतभेद चल रहा था फर्नीचर को लेकर के। जिस समस्या का समाधान इधर जाकर के हुआ, और अब उम्मीद है कि काम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले विश्वविद्यालय यही कोशिश करेगा कि लाइब्रेरी में बुक शेल्फ आ जाए, अलमीरा आ जाए, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी चीजें पुस्तकालय के लिए जो है। और इधर भी मैंने पुस्तकालय की किताबों को, तो टेंडर प्रोसेस से होगा, तब मैंने प्रक्रिया शुरू कर दिया। कई जगह मैंने देखा है कि किताबें खरीद ली गई और किसी हॉल या किसी रूम में बोरे में बांध कर रख दी जाती हैं, और कुछ दिनों के बाद उसमें दीमक लग जाते हैं। तो नया प्रश्न खड़ा हो जाता है कि देखिए, इस विश्वविद्यालय में इतनी किताबों को दीमक चाहिए, वैसी स्थिति न हो, इसीलिए पहले किताबों को रखने की व्यवस्था अनिवार्य समझा गया। और इसलिए जब इधर आशा जगी कि अब अलमीरा और बुक शेल्फ आ जाएंगे, तो इधर भी काम प्रक्रिया शुरू हो गई। ये तो सर आपका कहना समझ में आया कि किताबों की क्या, लाइब्रेरी की क्या समस्या थी। जी। अब बात होती है दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लाइब्रेरी में, प्रक्रिया में जो आ रहा है प्रॉब्लम। देखिए, अब जो भी काम करना है वह झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट 2026 के अनुसार करना है। और इस के अनुसार अगर हम करते हैं तो इसके अनुसार कमिटियों का गठन करना होगा। पुस्तकालय के लिए भी कमेटी गठित करना है, जिसमें लाइब्रेरियन का होना बहुत जरूरी है। लाइब्रेरियन हमारे विश्वविद्यालय में है नहीं, तो हम लोगों ने पहला काम यही किया है कि ISM से कांटेक्ट किया है, वहां पत्राचार किया गया है कि आप अपने यहाँ के लाइब्रेरियन को दीजिए, ताकि हम लोग कमेटी गठन करके लाइब्रेरियन के होते हुए और आगे की प्रक्रिया हम लोग शुरू करें, क्योंकि बिना लाइब्रेरियन के रहे कमेटी गठित होगी नहीं। और दूसरा है, किसी इंडस्ट्री से एक व्यक्ति को लेना है, पहले तो कमेटी का मैं दिखा दूंगा, उसमें किन किन सदस्यों का रहना अनिवार्य है। तो उसके लिए BCCL को पत्र भेजा गया है। BCCL से अगर कोई आ जाते हैं, अभी तक जवाब आया नहीं है, तो तुरंत कमेटी गठित होकर के तेजी से इसमें काम करना। ये बात तो समझ में आई सर। अब बात होता है कि सबसे जो बेसिक फैसिलिटी होता है एक विश्वविद्यालय में या छोटे से कॉलेज में भी, छोटे से स्कूल में भी, वो है बच्चों के लिए ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, एज वेल एज हाइजीन और सैनिटेशन का प्रबंध, जहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। दोनों, यहाँ बच्चों की शिकायत बहुत, दोनों के बारे में मैं बता रहा हूँ। जहाँ तक पानी की व्यवस्था की बात है, तो उस बिल्डिंग में 13 वाटर प्यूरिफायर लगे हुए हैं, लेकिन संयोगवश 3 साल शायद हुए उनके लगे हुए, इंस्टॉल किए हुए, वे अब पानी देना बंद कर दिए। 5-6 उसमें ठीक हैं, लेकिन सभी पानी नहीं दे रहे। इसके लिए कांटेक्ट किया गया था, कंट्रैक्टर आए भी, उन्होंने बनाने का प्रयास किया। जिनको L1 मिला था
लेकिन वह सफल नहीं हो पाए, काम छोड़ करके चले गए। तो देखिए, कांटेक्ट प्रक्रिया ऐसी है कि ये नहीं है कि अगर वो छोड़कर चले गए तो दूसरे को बुला करके तुरंत करा लीजिए, और फिर आपको शुरू की प्रक्रिया के तहत ही काम कराना होगा, फिर नया टेंडर आपको निकालना होगा। तो ये सब काम चालू है। तब तक के लिए व्यवस्था ये की गई कि सभी विभागाध्यक्षों को 10-10 हजार रुपए कंटीजेंसी मिलते हैं, और विश्वविद्यालय ने एक सूचना ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया। ये ऑफिस ऑर्डर 13 या 14 या 15 तारीख को जारी किया गया है कि सभी विभागाध्यक्ष पानी की व्यवस्था जैसे इस बिल्डिंग में होती है, जार मंगाई जाती है, और हर विभाग में जो कंटीजेंसी मिलता है उससे पेमेंट किया जाता है, तो उन लोगों को भी सूचना दे दी गई है कि कंटीजेंसी के माध्यम से आप उनका पेमेंट करें, और जो यूनिवर्सिटी में जार लेकर के जो गाड़ी आती है उनसे कांटेक्ट करके छात्रों के पानी की सुविधा आप लोग बहाल करें। तो ये 1 मिनट, कंटीजेंसी ऐसा है कि जैसे वो लोग नहीं कर रहे होंगे इसलिए कि पानी के लिए इसमें भुगतान, लेकिन जब नोटिस जारी हो गई, ऑफिस ऑर्डर दे दिया गया, तो उसमें वो यूटिलाइजेशन लेंगे और फिर कंटीजेंसी उनको 10,000 रुपए मिलेंगे। तो पानी में 10,000 रुपए खर्च है नहीं, तो 25 रुपए जार मिलता है, तो ये व्यवस्था वे लोग करेंगे। इसमें कहना है सर, पानी जो है तो जीवन का स्रोत है, दैट इज बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। अब आपने कहा अभी कि जो टेंडर हुई थी, जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो काम नहीं किए, कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के चले गए। तो कहीं ना कहीं सर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका टर्म्स एंड कंडीशन भी ऐसा बनाना होगा कि एक जवाबदेही आए। आज मानिए वो चले गए काम छोड़ के, तो भुक्तभोगी कौन हो गए सर? स्टूडेंट भुक्तभोगी तो स्टूडेंट हुए जी, लेकिन असल गुनाहगार जो है वे कॉन्ट्रैक्टर। मैंने खुद अपने पर्सनली जा करके लेटर मैंने बाई पोस्ट उनको भेजा, 1 भेजा, 2 भेजा, लेटर लौट करके आ गया, उन्होंने रिसीव नहीं किया, उनको ब्लैक तो खुद मैं गया और उनको ब्लैक लिस्टेड करते हुए फिर लेटर लेकर के मैं गया, तो दुकान बंद था, बगल में उनके भाई का दुकान था, उनके भाई को रिसीव करा करके तब मैं आया कि हो सकता है कि दुकान फिर वो लौटा दे। तो लौटाने के बाद फिर मैंने नई प्रक्रिया पानी के लिए शुरू कर दिया है। एक एस्टिमेट आया भी है कि कितना खर्च उन सबको बनाने में लगेगा, एस्टिमेट फाइल में लगा करके मैंने कुलपति महोदय के अप्रूवल के लिए भेज दिया है। जैसे ही अप्रूवल आएगा तो एक शॉर्ट टेंडर नोटिस होता है 7 दिन का, उसको निकाल करके मैं कोटेशन अन्य लोगों से ले लूंगा, और उसमें परचेज एंड सेल कमिटी से उसको L1 L2 एंट्री कराया जाता है, करा करके और जिसको काम मिलेगा उसको सौंप दिया जाएगा। ये जिम्मेदारी उनकी होगी कि जल्द से जल्द बना करके जो एग्रीमेंट होगा उसमें रहेगा, कम समय में जल्दी इसको पूरा किया जाए ताकि पानी की उचित व्यवस्था हो सके विश्वविद्यालय में। यहाँ आपने जो कुछ बात कही उससे हम आपकी प्रतिक्रिया, आपकी राय तो मान लेते हैं, लेकिन बात यहाँ पे समस्या ये खड़ी होती है कि जब पानी को लेके इतनी समस्या हो सकती है तो हम ये समझ सकते हैं कि पुस्तकालय को लेकर समस्याएं कितनी गंभीर होगी, क्योंकि पानी एक ऐसा चीज है जिसके बिना जीवन को हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रैक्टर चला जाता है काम छोड़ के, और कैसा काम जहां उसको पानी की व्यवस्था देनी है वो काम को छोड़ के चला जाता है। इसके ऊपर तो विभागीय कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि वो सिर्फ इस यूनिवर्सिटी से नहीं, पूरे झारखंड के ऑल ओवर इंडिया में कहीं टेंडर में वो पार्टिसिपेट ना कर पाए। व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए। चलिए, हम लोग उम्मीद करते हैं सर आपने जो बातें कही कि पुस्तकालय भी होगी और पानी की व्यवस्था भी सुचारू होगी, ऐसा जल्द से जल्द हो जाए। सबसे पहले हम लोग जब यहाँ खड़े हैं तो अगर हम इस कोयलांचल यूनिवर्सिटी, विनोद बिहारी महातो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के चारों तरफ नजर गड़ाएं तो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। यहाँ की बिल्डिंग्स जो हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं, यहाँ का हर एक विभाग बटा हुआ है। ऐसे लग रहा है कि अगर हम लोग देख के इसका एक रिपोर्ट कार्ड बनाए तो इसमें 100 में 100 अंक देना पड़ेगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं आप लोगों से, आप लोग बताइए ये देखने में जितना वर्ल्ड क्लास है इसकी फैसिलिटीज भी उतनी वर्ल्ड क्लास है क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो देखने में आलीशान महल जैसा दिख रहा है हमारा यूनिवर्सिटी, जैसे ये देखने में लगेगा कि ये धनबाद का नहीं बल्कि ये कहीं दिल्ली वगैरह का यूनिवर्सिटी है, बट ये इसका रियलिटी ये है सर कि अगर आप इसके अंदर जाएंगे आपको पानी की सुविधाएं नहीं मिलेगी, आपको बिजली नहीं मिलेगा,
आपको साफ सफाई नहीं मिलेगी। यहाँ पे महिलाओं की जो वॉशरूम्स है, इतनी गंदगी है वहाँ पे कि अगर कोई उस वॉशरूम्स में चल जाए तो उन्हें फॉर श्योर है कि उन्हें यूटीआई हो ही जाएगा। ऐसा कंडीशन है वॉशरूम का। आप जगह जगह पे देखेंगे कि कचरे फेंके हुए हैं। अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे पूरे जो गार्डनिंग दिख रही है उसके लिए केवल एक ही माली है और साफ सफाई के लिए करीब बस 2 कर्मचारी हैं। यह है इसका रियलिटी। डस्टबिन्स आपको हर जगह नजर नहीं आएंगे, बहुत लिमिटेड डस्टबिन्स भी हैं यहाँ पे। ये आलीशान देखने में तो लग रहे हैं बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी हमारा, बट ऐसा है नहीं। यहाँ लाइब्रेरी के लिए फंड आया हुआ है लेकिन उस फंड को रिलीज नहीं किया जा रहा है। वो फंड आकर के वहीं पे रुका हुआ है, कोई काम नहीं किया जा रहा है यूनिवर्सिटी में। ये जो हमारे वीसी साहब हैं, आप उनके पास कभी जाएंगे वो अपनी लंबी चौड़ी एकदम कहानियां सुनाने बैठ जाएंगे, बट रियलिटी इनकी ये है कि काम नहीं हो पा रहा है। अरे सर, अगर आप नहीं काम करिएगा रेजिग्नेशन दीजिए, चल जाइए, दूसरे आएंगे, काम तो करवाएंगे ही। हम स्टूडेंट्स हैं, हम अपना तो अधिकार मांगेंगे ही। और ऐसा नहीं है कि बिजली, पानी, साफ सफाई ये तो हमारा मूलभूत अधिकार हो गया, इतनी की तो हम डिमांड करेंगे ही। और आपको इस चीज की सुनिश्चित भी आपको करना पड़ेगा कि हमें वो सुविधाएं मिले, हमें वो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। हम अपना फीस पे कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि फीस के पैसे हमारे ऐसे ही आ जा रहे हैं। फीस तो आप समय समय पे ले रहे हैं, नहीं होता है तो आप रोक भी जाता है, इंटरनल्स वगैरह रुक जाता है अगर फीस पे नहीं हो तो प्रॉब्लम यहाँ पे जो खड़ी होती है वो है कि अकाउंटेबिलिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब आप लोग विरोध भी कर रहे हैं तो उस विरोध का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। विरोध हम लोग लगातार ऐसा विरोध करते आ रहे हैं इन तमाम चीजों पे। हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग पहली बार बैठे थे 27 को तालाबंदी करके, इससे पहले भी हम लोग उस यूनिवर्सिटी में कई बार लेटर्स दिए हैं, विज्ञापन सौंपे हैं, लेकिन अगर कोई कार्रवाई की बात की जाए तो अभी तक वैसी कोई कार्रवाई हमें देखने को नहीं मिल रही है। आप जाएंगे अंदर इस ब्लॉक में, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में, वहाँ पे आपको हर क्लासरूम वगैरह में हर जो कैबिन्स है ना इस ब्लॉक के, उसमें हर जगह आपको एसी मिलेंगे, प्रॉपर लाइटिंग एंड ऑन मिलेगी। लेकिन अगर आप एकेडमिक ब्लॉक में जाते हैं वहाँ आपको बेंचेस भी प्रॉपर नहीं मिलेंगे बैठने के लिए। हम लोगों ने बोला कि स्टूडेंट्स आकर के जो दूर दराज से आते हैं उन्हें एटलीस्ट सीट्स वगैरह आप लोग उपलब्ध करवाइए। तो वहाँ पे अभी ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेंचेस लगे हुए हैं स्टूडेंट्स के बैठने के लिए। ये तो मूलभूत सुविधाएं भी यहाँ पे हमें मिल नहीं रही है। अगर हम इसके वेबसाइट को चेक करें विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे वेबसाइट में हमें जितने तरह तरह के कोर्सेज की पढ़ाई यहाँ होती है जो हमें वेबसाइट में मिलता है, क्या धरातल में वैसी हो रही? जी नहीं, यहाँ पे पीएचडी की पढ़ाई यहाँ पे रुकी हुई है करीब 2-3 सालों से। हम लोग उसके भी मांग कर रहे हैं कि पीएचडी की पढ़ाई यहाँ चालू हो। पढ़ाई यहाँ पे कोर्सेज ओपन कर दिए जाते हैं, फैसिलिटीज लेकिन नहीं दी जाती हैं। टीचर्स यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी लेना नहीं चाहता अपनी। तो ये सारी सुविधाएं हमें नहीं मिल रही है। टीचर्स की बहुत ज्यादा कमी है पूरी यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं, किसी भी एक भी कॉलेज में आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे पर्याप्त टीचर हैं, टीचर्स की नंबर्स सही हैं। यहाँ पे टीचर्स है ही नहीं हर सब्जेक्ट्स के लिए। देखिए, अभी हमने जितने भी यहाँ के विद्यार्थियों से बात किया है और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की है, तो सबसे बड़ा बात जो उभर के आ रहा है ना, वो उभर के यही आ रहा है कि ये दिखने में तो बहुत लग्जरियस, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, लेकिन अगर हम लोग इसकी धरातल पे आते हैं तो यहाँ पे जितनी कोर्सेज हमें इसके वेबसाइट में नजर आता है वो धरातल में नहीं पढ़ाई जा रही है। यहाँ तक कि देखिए, छात्रों के लिए एक छोटा सा स्कूल भी अगर होता है ना, उसमें सबसे जरूरी चीज होती है एक लाइब्रेरी। क्यों? लाइब्रेरी आपको एक पढ़ने के लिए एक अनुकूल जगह देता है, एक शांत परिवेश देता है। साइड बाय साइड लाइब्रेरी आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स पे एक्सेस देता है, जिन किताबों के सहारे आप अपना नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी कब खुला मुझे तो एग्जैक्ट डेट या ईयर पता नहीं है, लेकिन लगता है करीबन 10 साल तो हो गए होंगे इसे खुले हुए। इन 10 सालों में अगर यहाँ एक लाइब्रेरी नहीं बन पाती है तो ये किसकी हार है, ये किसकी नाकामी है? यहाँ बोटनी के बच्चों से बात हुई, उन लोग कह रहे हैं कि लैब है लेकिन प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ पे टीचर्स नहीं है, प्रोफेसर्स नहीं है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं सब में टीचर्स की भारी 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 शॉर्टेज है। दैट मीन्स पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है।
और एक महत्वपूर्ण और सबसे गंभीर समस्या यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पीने का पानी बच्चों को उपलब्ध नहीं है। जब ये बातें हमने एडमिनिस्ट्रेशन के पास रखी तो उन्होंने कहा कि यहाँ का जो टेंडर हुआ था, जो कॉन्ट्रैक्टर था, जब यहाँ की प्यूरिफायर्स खराब हो गई तब क्या हुआ, वो आया और फिर वो चला गया। वो कहा कि मैं अब नहीं करूंगा। तो ये कोई खेल नहीं है जहां आप टेंडर लेते हैं और बाद में बोल देते हैं मैं नहीं करूंगा। आपने कहा नहीं करूंगा, उसमें इतने सारे बच्चों को पानी पीने की समस्या उत्पन्न हो गई। तो सबसे बड़ा चीज क्या है, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, वाटर इज द सोर्स ऑफ लिविंग। बिना पानी का हम जीवन को कल्पना नहीं कर सकते हैं। कहीं भी कोई अगर प्लेनेट का भी हम शोध करते हैं, सबसे पहले वहां देखा जाता है पानी है कि नहीं। अगर पानी है तो जीवन हो सकता है। वाटर इज द सोर्स ऑफ लाइफ है। तो यहाँ पे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ इतने बड़े बड़े इमारतें हैं, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं। अगर आप यहाँ जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ बच्चों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था तक नहीं है। और एक बात, यहाँ पे इनका बहुत बड़ा आरोप था कि टॉयलेट की हालत ऐसा है, जहां वो इफ एंड बट में बात नहीं कर रही हैं, वो कह रही हैं कि 100% यूटीआई हो जाएगा अगर उस टॉयलेट को यूज करिएगा तो मैं निवेदन करता हूं कि जो भी इस एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे हैं, वीसी साहब, कि आप लोग कम से कम सबसे पहले बच्चों को पीने की पानी और हाइजेनिक सैनिटेशन फैसिलिटीज जरूर दें, क्योंकि उसके बिना जीवन कल्पना नहीं की जा सकती है। इतने महिलाएं यहाँ, इतने बच्चे पढ़ने आते हैं, इतना फीमेल्स आते हैं, अगर उनको अच्छा हाइजेनिक मतलब टॉयलेट कंडीशंस, सैनिटेशन कंडीशंस नहीं मिलेगा तो फिर ये कल्पना से बाहर वो कैसे पढ़ेंगे। कोई सुविधा नहीं। देखिए फिर कह रही हैं कि सैनिटेशन नाम ही यहाँ नहीं चलता है, मतलब कोई सुविधाएं ही नहीं है। सैनिटेशन के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फर्स्ट एड के नाम पे भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है यूनिवर्सिटी में। ये भी अगर किसी बच्चे को के साथ अगर कुछ भी हो जाए, कहीं से अगर चोट घाट ही लग जाए, तो उसके लिए भी कोई सुविधाएं नहीं। यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर तो लगाए गए हैं, लेकिन जो 2022 में लगाए गए थे वही है, उन्हें रिफिल वगैरह नहीं करवाई गई है। अगर कुछ भी वैसा आपद विपद अगर आता है तो लखनऊ में जो हुआ था उससे कुछ तो सीखिए सर। क्यों आप लोग देख करके तो सीख सकते हैं, आप लोगों से वो भी नहीं हो रहा है, आप देख करके भी नहीं सीख पा रहे हैं। ये कंडीशन है इस यूनिवर्सिटी। मतलब मिनिस्ट्री को, शिक्षा विभाग को यह समझना होगा कि सिर्फ बड़ा बड़ा गेट बना देने से, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना देने से, इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, शिक्षा, वही आप नहीं दे पा रहे हैं। बच्चों को प्रॉपर फैसिलिटी वो आप नहीं दे पा रहे हैं। तो फिर इस यूनिवर्सिटी का काम क्या है? इस यूनिवर्सिटी को बनाने में आपने कितने रुपए खर्च कर दिए उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन इसका जो ऑब्जेक्टिव था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि धनबाद और आसपास के बच्चों को प्रॉपर शिक्षा व्यवस्था मिले, उन्हें दौड़ के हजारीबाग नहीं जाना पड़े हर काम के लिए, यहाँ के कॉलेजेस को एक अच्छा दिशा निर्देश मिलके कॉलेजेस अच्छे से पढ़ा सके। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक भी ऑब्जेक्टिव, यूनिवर्सिटी खोलने का कई ऑब्जेक्टिव होते हैं, आपको लगता है कि आपने एक भी ऑब्जेक्टिव इसका पूरा किया है? तो मैं आज फिर यहाँ से बोलना चाहूंगा कि अभी भी आप इसे अपने ध्यान में ले और जल्द से जल्द इसका निपटारा करें। बच्चों को यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं कम से कम जरूर दीजिए। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बार? जी, जैसा कि हम लोग जानते हैं, बीबीएमके यूनिवर्सिटी जब से ओपन हुआ है, यहाँ पे तमाम टीचर्स की आना जाना चलता रहा है। लेकिन एक चीज इसमें भी देखना है कि ना पानी में, ना बाथरूम में, ये सब हम लोग बातें कर चुके हैं। लेकिन कल हमको सबसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली कि जैसे कि एसी सर्विस होता है हर साल ये लोग का, तो एसी सर्विस का जो कॉस्ट आया है वो आया है 35 लाख रुपए। उस सर्विस का है कॉस्ट 35 लाख। उसमें एसी को सर्विस करने का, यहाँ जो हम पानी पीने के लिए जार लगा और रहता है वो ये लोग उपलब्ध कराने बोलता है, हमको हिसाब देना होगा। लेकिन 35 लाख रुपया का ये लोग कॉस्ट ला रहा है, जिसमें पूरा बिल्डिंग में नया एसी लग सकता है। और उसी के साथ एक और चीज है कि यहाँ पे जो हमारे वीसी साहब है ना, वो पीते हैं ग्रीन टी, वो भी ब्रांडेड। इधर वो लिप्टन का पियेंगे या फिर वो टेटली का पियेंगे, अदर वो ब्रांड के नहीं पीते हैं। और उन्हें उनके टेबल पे एट अ टाइम मिल जाता है ग्रीन टी। आप ग्रीन टी पी सकते हैं सर, हमें पानी भी दे दीजिएगा। हर फ्लोर पे यहाँ पे 2-2 वाटर कूलर लगे हैं जो कि एक भी काम नहीं कर रहे हैं। अगर भूला भटका एक आध दो काम भी कर रहा है तो उसमें से पीला पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, जो पी के आदमी
बीमारी होगा और कुछ नहीं होगा। यहाँ पर 2 साफ सफाई के वाले कर्मचारी है पूरे बिल्डिंग में, जो कि हमें लगता है कि टीचर्स का जो टॉयलेट है, जो बाथरूम है, वो फ्रेश करने के लिए ही रखे हैं, बच्चों के लिए नहीं है। बहुत सारे रूम है जो आज तक ताला उसमें से खुले ही नहीं है। तो ये हाल है हमारी यूनिवर्सिटी का। वीसी से आप पूछिएगा तो वो बोलेंगे कि सीसीडीसी से पूछिए, सीसीडीसी से पूछिएगा तो वो बोले रजिस्ट्रार से पूछिए। तो ये यहाँ से वहां से, वहां से यहाँ से, इसकी टोपी उसके सर चलते आ रहा है। अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। वो सब बोलेगा कि ये मेरा काम नहीं है, उसका काम है, उसका काम नहीं है, इसका काम है। तो ये यूनिवर्सिटी बस भगवान भरोसे ही चल रहा है, हमको लगता है। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा बात इन्होंने कहा कि वीसी जो है वो ग्रीन टी पीते हैं। साहब आप ग्रीन टी पीजिए, लेकिन बच्चों को पानी तो मुहैया करिए। आप बढ़िया से बढ़िया ब्रांड का ग्रीन टी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप वीसी है, आप पी सकते हैं, लेकिन कम से कम बच्चों को साफ पानी तो पीने दीजिए। बस यही कहना है हमारा।